अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैंप्स पार विद शहरियार। आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें ना टॉपिक है आपका छोटा सा एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बच्चों, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which are present between molecules। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा बच्चों, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, आप इसको कह सकते हैं ये एक बाइंडिंग फोर्सेस हैं। जैसे केमिकल बॉन्ड है वैसे यही है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम होता है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आना। एटम्स जो हैं, एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो कहते हैं मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेके आने का काम जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करती हैं। अगली जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अब ना इसमें कुछ टाइप्स के नाम हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं कहता हूं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर 2, इसमें आप देख लेते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एलडीएफ जिसे हम कहते हैं, इसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम भी देते हैं। इसी तरह से एक और भी है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, भी हम पढ़ते हैं। इसमें और भी हैं, मजीद भी इसमें है। तो इसमें ना सिर्फ आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं उनका काम होता है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आना। अच्छा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये मॉलिक्यूल्स की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हैं। मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कलर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ी बहुत ये शॉर्ट टॉपिक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रोडक्टरी आप समझ लें कि आपको छोटा सा इसका कंसेप्ट दिया हुआ है। मेन हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी एंड व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? अच्छा बच्चों, आप देखिए, सबसे पहले हम बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी है, ठीक है। एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है तमाम किस्म की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए किसी एक मोल सब्सटेंस के अंदर। किसी एक मोल सब्सटेंस के अंदर ना बच्चों, जितनी भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड है, चाहे वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम किस चीज का देते हैं? बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। आई थिंक आपको बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो चुका होगा कि बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप। पार्टिकुलर टाइप से मुराद है कि वो आयोनिक बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है, वो मेटेलिक बॉन्ड है, वो कौन सी बॉन्ड है, उसके एक मोल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, मेजरमेंट की बात करते हैं अगर हम, कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं। वो कहते हैं जितनी हीट केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व होगी ना या एब्जॉर्ब होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो आप केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं जिसमें बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूटता है, तो उसमें जो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, उसकी मदद से आप बॉन्ड एनर्जी को मेजर करते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसका ना यूनिट देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी का यूनिट जो किलो जूल पर मोल होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बच्चों? नंबर 1, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। नंबर 2, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। इन दो चीजों पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। अगर मैं आपको शॉर्ट वर्डिंग में समझाऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड एनर्जी के। और साइज ऑफ एटम जो होता है ये बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी की एक्सप्लेनेशन मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। इन दोनों फैक्टर्स को बात गौर से सुनिए है बच्चों। देखें, एक मैंने एग्जांपल ली है HF, एक मैंने लिया है HI। HH तो सेम है, मीन फ्लोरीन और आयोडीन का फर्क पड़ेगा।
अब वो कहता है HF की बॉन्ड एनर्जी 565 है और HI की बॉन्ड एनर्जी 295 है। ऐसा क्यों? बच्चों पहले कंसेप्ट समझें। देखिए बच्चों कि हमारे पास जो HF है और HI है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4.0, 2.1 आयोडीन की 2.5। तो डिफरेंस कितना आता है इसमें आप फाइंड करें। इसमें डिफरेंस आपके पास 2.1 1.9 के करीब डिफरेंस आएगा और इसमें 0.4 के करीब डिफरेंस आएगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। वजह क्या है? कहता है कि उसकी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी है वो ज्यादा होने की वजह से उनमें एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं, जिस वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब देखिए H और F में बॉन्ड आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 1.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पर HI है, इसमें बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आता है? 0.4 आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है मतलब पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। अगर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है मीन अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी आपको कम चाहिए होगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट पहला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड एनर्जी और पोलैरिटी आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई थिंक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आता हूं साइज ऑफ एटम की जानिब। अब देखिए जिसका साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा, एटम का साइज, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो बच्चों फ्लोरीन एंड आयोडीन। आपको पता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो एटम का साइज इंक्रीज होने से आपके पास बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में इतनी ज्यादा नहीं दी गई साइज ऑफ एटम के हवाले से, लेकिन मैंने आपको ऐसा सिंपल कंसेप्ट बता दिया है कि साइज ऑफ एटम और बॉन्ड एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है और ऊपर वाले का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा बॉन्ड एनर्जी का। मैं आपको दोबारा से एक रिव्यू दे देता हूं बॉन्ड एनर्जी के हवाले से। दो फैक्टर्स हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और एक साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी एटम्स के दरमियान, और जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी उतनी ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। हम अब आते हैं नेक्स्ट, इसी का हिस्सा है, नेक्स्ट पार्ट है बॉन्ड लेंथ पर। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। दो एटम हैं जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। एग्जांपल देख लेते हैं, ये पॉजिटिव, ये आपके पास दूसरा पॉजिटिव, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब वो कहते हैं ये जो डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस से जो फासला है, ठीक है, ये मैं इधर लिख लेता हूं H और H। आपके पास ये जो फासला है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, एक H, ये दूसरा H। अब इसमें क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है इसका यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ। के डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। जो दो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एटम्स, उनके दरमियान उनके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। मेजरमेंट किस तरह से करते हैं? इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इसको मेजर करने के लिए। नंबर 2 हम इसको एक्स रे डिफ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं टेक्निक, एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रल स्टडीज भी कर सकते हैं, इसकी मदद से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ की एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टर्स। इसके भी दो ही फैक्टर्स हैं बच्चों, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर साइज ऑफ एटम है। ठीक है, साइज ऑफ एटम। अब देखिए बच्चों, साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा मतलब एटम्स के दरमियान जितना ज्यादा साइज ऑफ एटम होगा उसमें बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी एटम्स की, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जितना एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड उतनी छोटी हो जाएगी,
और जितना साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या कहता है, फैक्टर्स आपके पास दो ही हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के, साइज ऑफ एटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। आई थिंक दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी की एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं बॉन्ड लेंथ की। अब देखिए CCl एंड CF है बच्चों, CCl एंड CF साइज ऑफ एटम के हवाले से मैं पहले बात करता हूं। क्लोरीन का एटम का साइज ज्यादा है, जिसका साइज ऑफ एटम ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। देखें 180 पिकोमीटर। इसमें देखें फ्लोरीन का एटम का साइज छोटा है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, 135 पिकोमीटर है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हवाले से बात करता हूं तो आप देखिए इन दोनों में से आप देखें कहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा, इन दोनों का, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्लोरीन की 3.0। यहाँ पे डिफरेंस कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस कम था तो बॉन्ड लेंथ आपके पास ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से ये भी एग्जांपल आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हवाले से बच्चों कि अगर हम इसको SIF को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हवाले से करते हैं तो वो 155 पिकोमीटर आता है, लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन अगर करें कोवलेंट रेडियस के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर उसको मेजर करें कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से तो वो आपके पास आता है 181 पिकोमीटर। तो बात अब देखिए गौर से सुननी है आपने कि अगर हम कैलकुलेटेड करते हैं तो 181 पिकोमीटर, लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो वो 155 है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। अब बात गौर से सुनी है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, ठीक है, उसमें आयोनिक करैक्टर आपके पास उतना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें आयोनिक करैक्टर है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अगर आयोनिक करैक्टर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और उसकी एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको आज का मेन पॉइंट समझा दिया है। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स में। अच्छा बच्चों इसमें ना एक और चीज है, अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है, मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो उसके बॉन्ड एनर्जी का क्या फैक्टर होता है? कहते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। फैक्टर वही है बॉन्ड लेंथ का। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो कहता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा होती है और इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ आपके पास कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह से बाकी फैक्टर्स हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ के हवाले से। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।